हेलो गाइस, दिस इज मुनेश हियर। आज हम बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी पे। अब वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले आता है वर्क। वर्क क्या होता है? जो वर्क होता है उसका साइंटिफिक सेंस और हमारी डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम डे टू डे लाइफ में वर्क को क्या बोलते हैं कि कोई आदमी यदि मैन काम कर रहा है तो उसको हम वर्क बोल देते हैं। अब मान लिया कि मैंने दीवार पे इस टाइप से ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, इसका मतलब डे टू डे लाइफ में मैं काम कर रहा हूँ। और मान लिया कि कोई कूली है, वो लगेज ले जा रहा है, तो हम सोचते हैं कि वो काम कर रहा है, बट उसका साइंटिफिक सेंस थोड़ा सा अलग है। अब चलो उसको देखते हैं कि साइंटिफिक सेंस क्या है। अब सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कोई भी वर्क मतलब किस टाइप से होगा कि ए फोर्स विल डू सम वर्क, मतलब कोई भी फोर्स कब काम करेगा कि देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है। अब इस डस्टर से समझते हैं कि हमारे पास ये डस्टर है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पर इस टाइप से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो जिस पॉइंट पे अभी इस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया ना, वही हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। उसको हम शॉर्ट में POAF बोलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो POAF का है वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में यदि है तो वो फोर्स कार्य कर रहा है। अब मान लिया कि अब क्या हुआ कि ये POAF है, मैंने ऐसे लगाया। अब ये फोर्स है, कब काम नहीं करेगा? मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर और ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर, मतलब पैरेलल ऐसे जा रहा है। यदि अभी ये जैसे ये ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, इस पे है फोर्स, ये डस्ट, तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? POAF, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इस ब्लॉक का यह डस्टर था, उसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो, इन दोनों के बीच किसी भी डायरेक्शन में हो, बट इसके परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। यदि इसके परपेंडिकुलर, ऐप के परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट, तो इस फोर्स द्वारा कोई वर्क नहीं किया गया। बेसिकली इस डेफिनेशन में यही समझाया गया है। अब मान लिया कि ये ब्लॉक फोर्स लग रहा है इधर और ब्लॉक चल रहा है ऊपर, तो इस फोर्स द्वारा जो वर्क होगा वो 0 होगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी वर्क के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि कोई मतलब वर्क कब होगा। पहली रिक्वायरमेंट है कि कोई फोर्स होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि फोर्स होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो POAF, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेस होना जरूरी है। यदि POAF अपनी इनिशियली कंडीशन में है तो हम वर्क बोलेंगे नहीं। ठीक है। अभी POAF का कंसेप्ट मतलब जैसे मान लिया कि ये ऐसे है, अरे ये कि यहाँ पे स्पंज वाला जो ऐसे हो जाता है डिफॉर्म, वो हमारे पास है। अब क्या करेंगे, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या होगा कि दीवार से सटा हुआ है, तो क्या होगा कि ये आगे नहीं जाएगा, बट क्या होगा, डिफॉर्म होगा इस टाइप से। और ये हमारा क्या था? POAF। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस जो ब्लॉक था या जो भी वस्तु थी उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो POAF का उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है और हमने फोर्स भी दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फोर्स द्वारा कुछ वर्क किया गया। ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, जो POAF है उसी को हम ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट लेंगे और अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब ऐसा क्यों लेंगे उसका भी समझते हैं। क्योंकि हम फिजिक्स में बेसिकली हम सॉलिड ब्लॉक लेते हैं। सॉलिड ब्लॉक लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे फोर्स लगाया और इस ब्लॉक पे फोर्स लगाने की वजह से ये आगे गया, यहां चला गया। तो क्या होगा कि जो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे आगे वो ब्लॉक का लेंगे, POAF कंसिडर नहीं करेंगे। आगे आप देखोगे, अब क्योंकि ये सॉलिड है। अब जो POAF है, ये POAF पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है,
तो इसका डिस्प्लेस क्या हुआ, ये यहां से यहां चला गया, और जो हमारा ब्लॉक है वो कहां से कहां चला, यहां से यहां तक। आप देख रहे हो कि पीओएफ का और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो इसलिए हम नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन करेंगे उनमें पीओएफ का डिस्प्लेसमेंट और ब्लॉक का सेम लेंगे यदि सॉलिड है, और बेसिकली हम फिजिक्स में सॉलिड ही लेते हैं। अब चलते हैं इसके बेसिक मीनिंग की तरफ। रिक्वायरमेंट भी हो गई कि एफ होना चाहिए और पीओएफ का डिस्प्लेसमेंट होना है, और किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। तो चलो अब देखते हैं इसका बेसिक डेफिनेशन। चलो अब देखते हैं कि मान लिया कि एक हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, उस पे हम एफ फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। उसके बाद इस फोर्स की वजह से ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, लेट्स कि वो ds, इस फोर्स की वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ ये पॉइंट, तो ये ds है, और माना कि इनके बीच एंगल थीटा है। अब हम वर्क डन लिखेंगे इस फोर्स का, वो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं कि वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट ds का डॉट प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही हमारा इस फोर्स द्वारा वर्क डन होगा। और हमने अर्लियर जो वेक्टर है उसमें पढ़ा था कि ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ds कोस थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिमिलर, मतलब वो करते हैं इजी। अब आपको इसको इस टाइप से देखना है कि फोर्स और ds को इधर ले लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये ds है, अब इसके कंपोनेंट लेंगे, एक तो लेंगे एफ के पैरेलल और एक एफ के परपेंडिकुलर। अब यहां पे इस पे डाला, एफ पे डाला ds का, तो ये थीटा एंगल, तो ds का इधर क्या कंपोनेंट आएगा, ds कोस थीटा, और इस साइड क्या आएगा, ds साइन थीटा। तो अब ds के कंपोनेंट लिखेंगे। अब इधर एफ के जो अलोंग है उसको हम लिखते हैं कि मान ले कि वो ds पैरेलल है एफ के, तो वो क्या होगा, ये ds है, ये थीटा एंगल, तो क्या होगा, ds कोस थीटा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर फोर्स के क्या होगा, ये इधर, ये ds परपेंडिकुलर, और वो क्या होगा हमारा ds साइन थीटा का। बट हमें काम ओनली पैरेलल कंपोनेंट से ही है, तो इस वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ds कोस थीटा हमारा क्या है, ds पैरेलल। इसका मतलब किसी भी फोर्स का वर्क डन हम किस टाइप से लिख सकते हैं कि हम फोर्स तो पूरा ले ले और डिस्प्लेसमेंट कौन सा ले, जो फोर्स के अलोंग हो, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है वो पूरा ले, ठीक है। अब इसको अब लिख सकते हैं वर्क डन को कि मान लिया एफ कोस थीटा ds, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि कोस थीटा को इधर लिया है, अब ds ही। अब क्या करेंगे कि इसका चलो एक डायग्राम अलग से बनाते हैं, ये ds, ये हमारा f और ये एंगल थीटा था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स के कंपोनेंट करेंगे, एक तो ds के पैरेलल और एक होगा परपेंडिकुलर। अब डाल दिया इधर, तो एक तो इधर आएगा, अब f का इधर क्या आएगा, ये थीटा एंगल, तो f का इधर आएगा f कोस थीटा, और इसको हम लिखते हैं f पैरेलल, क्योंकि पैरेलल ds के पैरेलल है इसलिए इसको मान लिया कि f पैरेलल, और एक इसका क्या होगा, इधर होगा, और वो क्या आएगा f साइन थीटा, और वो क्या होगा, f परपेंडिकुलर होगा f साइन थीटा। बट हमारा काम तो
इस कंपोनेंट से। तो इसको क्या लिखेंगे, वर्क डन एफ cos थीटा को क्या लिख सकते हो आप, एफ पैरेलल इंटू ds। अब एक डेफिनेशन अब वर्क डन की ओर आती है हमारे पास कि हम जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो पूरा लेना है, बट जो फोर्स है कौन सा, उसका कौन सा कंपोनेंट लेना है, ओनली डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो कंपोनेंट है वो ले लो, उससे हमारा वर्क डन आ रहा है। इस टाइप से हमारे पास वर्क डन की 3 फॉर्मूले आ गए, 1 2 3 और 4। अब इनमें से हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे, एक लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। अब इसकी बेसिक जो मीनिंग थी या बेसिक जो फॉर्मूले थे उनसे हमने कुछ हल्का फुल्का सीखा। अब उसको हम लिखते हैं कि क्या सीखा। अब यहाँ पे लिखते हैं कि इनसे हमने क्या क्या सीखा। अब ये आप देख रहे हो कि अब जैसे ये 2 क्वांटिटी का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इनके डॉट प्रोडक्ट से क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब वर्क क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी है। पहला लिख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद यदि कोई स्केलर है तो उसके पास हमारे पास 3 ही कंडीशन, या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। इसके अलावा ही हो सकता है कोई भी स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या क्या हो सकता है कि मान लिया पॉजिटिव या नेगेटिव, तीनों कंडीशन हो सकता है। अब हम देखेंगे कि कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव, कब जीरो। तो ये किस पे डिपेंड करेगा वर्क का पॉजिटिव नेगेटिव होना, ओनली डिपेंड्स ऑन cos थीटा। अब थीटा पे डिपेंड करेगा, थीटा के अनुसार ये चेंज होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। और हम जैसे मान लिया कि cos थीटा है, उसका ग्राफ कैसे होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, ये π/2, और यहाँ पे होता है पाई। अब क्या करेंगे, यदि थीटा की वैल्यू हम 0 से π/2 के बीच लेंगे तो हमारा cos थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव कब आएगा, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब इस रेंज में, यहां से यहां की रेंज। अब नेगेटिव कब होगा, इस रेंज से इस रेंज के बीच, इस रेंज से इस रेंज के बीच क्या होगा, हमारा cos थीटा क्या आएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। तो यहां हम लिख सकते हैं कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 0 कब होगा, cos 0 कब होता है, π/2 पे। तो इसका मतलब 90 होगा, तो हमारा वर्क डन आएगा 0। अब पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। उसके बाद हम इसकी यूनिट देखते हैं। अब यूनिट में क्या करेंगे, यूनिट में सबसे पहले देखेंगे इसकी SI यूनिट। SI यूनिट यहां से आएगी, इसकी SI यूनिट और इसकी SI यूनिट। अब फोर्स की हमें पता है कि क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, मीटर। तो इसका यहां से आता है न्यूटन इनटू मीटर, और इसको हम जूल भी लिखते हैं, और जूल को J से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब CGS में क्या आएगी इसकी, अब CGS में क्या आएगी, फोर्स की क्या होती है, डाइन, डाइन इनटू सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारी DS डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी सेंटीमीटर होती है CGS में, और इसको हम अक्स वो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 1 जूल को क्या लिख सकते हैं, 1 जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन यहां लिख देता हूं, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है, ये याद रखना। अब ये क्या आएगा, 10⁵ डाइन इनटू मीटर क्या होगा,
10⁻² सेंटीमीटर, और हमने लिखा डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम क्या लिखते हैं, आर्क्स, तो यहां पे आ जाएगा 10⁻7 आर्क्स। ये भी हमें याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी डायमेंशन। अब डायमेंशन में क्या होगा कि ये दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, तो इन दोनों की लिखे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स की हमें क्या पता है, हमें पता है कि फोर्स की, हमने एलएलएम में देखा था कि फोर्स की जो डायमेंशन है वो बाकी पे बहुत डिपेंड करती है। यदि हमें इसकी याद है तो हम मैक्सिमम की निकाल सकते हैं। तो उसकी क्या होती है, m1 L1 T-2, और ds की क्या होगी, ये लेंथ है, तो लेंथ है तो क्या होगी, एक लेंथ हो रह जाएगी। अब यहाँ पे एक लेंथ लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लेंथ और दो लेंथ, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 + 1 2, ये इसकी आ गई डायमेंशन। अब उसके बाद करते हैं कि वर्क रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है या नहीं करता। चलो देखते हैं। अब रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं वर्क के, कि डिपेंड करेगा या नहीं, तो वो डिपेंड करेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। यदि इन दोनों में से कोई एक कर रहा है रेफरेंस फ्रेम पे तो वर्क भी करेगा, इन दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा तो इसका मतलब वर्क भी नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है या नहीं। चलो देखते हैं। अब मान लिया कि एक छत है, छत से एक m ब्लॉक का मास है और लटका हुआ, तो इस रस्सी में टेंशन क्या होगा, mg के इक्वल ही होगा, ठीक है। अब हम दो ऑब्जर्वर ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं कि ग्राउंड पे, ग्राउंड, और दूसरा हम ले रहे हैं कि यहाँ कोई गाड़ी में जा रहा है 10 मीटर/सेकंड से। अब इन दोनों को हम बोलेंगे कि तेरे को इस रस्सी में टेंशन क्या दिख रहा है, ये बोलेगा कि मेरे को तो mg के बराबर दिख रहा है, और ये भी क्या बोलेगा कि मेरे को भी mg दिख रहा है। इसका मतलब हमने रेफरेंस फ्रेम चेंज किया, इन दोनों का रेफरेंस फ्रेम अलग अलग है, तो हमने देखा कि जो फोर्स है वो क्या है, वो तो mg ही बता रहे हैं दोनों। इसका मतलब ये फोर्स तो डिपेंड नहीं करेगा रेफरेंस फ्रेम पे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा रेफरेंस फ्रेम पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्राउंड पे एक आदमी है और यहाँ पे दो है जो कार में जा रहे हैं 10 मीटर/सेकंड से। हम यहाँ पे दो रेफरेंस फ्रेम लेंगे, यदि उनका डिस्प्लेसमेंट सेम आता है तो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, और यदि अलग अलग आता है डिस्प्लेसमेंट तो हम बोलेंगे कि रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। अब इसको पूछ रहे हैं कि इसका, अब इसकी स्टडी कर रहे हैं कि टी टाइम, मान लिया कि 1 सेकंड बाद इसने कितनी डिस्टेंस चली, तो ये बोलेगा कि 10 मीटर, ठीक है। अब इससे पूछते हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस की, क्योंकि इनके बीच तो फिक्स डिस्टेंस है, दो यहाँ पे तो दो भी यहाँ के होगी, तो क्या बोलेगा कि मेरे अकॉर्डिंग तो इसने डिस्प्लेसमेंट 0 किया। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेफरेंस फ्रेम जैसे ही चेंज करेंगे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो वर्क होगा वो भी हमारा रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, ओके, थैंक यू।